17 साल हो चुके हैं फ्रॉम सॉफ्टवेयर को सोल्स गेम डेवलप करते हुए, और इन 17 सालों में विद बेसिकली एवरी न्यू एंट्री दे हैव बीन आउटडूइंग देमसेल्व्स इन टर्म्स ऑफ शेयर क्वालिटी। और 2016 में पीक सोल्स 3 डिलीवर करने के बाद मियाज़ाकी और टीम एल्डन रिंग को डेवलप करने चले गई, जिसको लगभग बनने में 5 साल का वक्त लगा। ऑफ कोर्स इन 5 सालों में ऐसा तो हो नहीं सकता कि फ्रॉम सॉफ्टवेयर सिर्फ एक ही गेम निकाला है, यू नो। सो जब एल्डन रिंग बन रही थी, मियाज़ाकी एक और प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था which was totally a different take on a Soulsborne genre। और फाइनली 2019 में हमें देखने को मिली सेकिरो Shadows Die Twice। और जैसे कि हम सभी को पता है, रिलीज होते सारे इसने इंडस्ट्री में दिमाग मचा दिया था। Everyone was talking about this game, man. People were literally saying that this is the greatest video game of all time. And for a person like me who has actually completed this game twice, I cannot agree more with this statement। मैं usually तगड़ी से तगड़ी गेम्स को भी ना सिर्फ एक ही बार खेलता हूँ, and I just go on to remember the experience instead of replaying the game all over again। But there was something, कुछ ऐसा था सेकिरो में जिसके कारण मैं इसकी ओर दोबारा खींचा चला आया। ये गेम इतनी रेवोल्यूशनरी थी ना कि आज की कितनी सारी गेम्स इससे इंस्पिरेशन लेती हैं, इससे इन्फ्लुएंस होती हैं। एंड टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट यार, कुछ गेम्स ऐसी जरूर थी जिन्होंने इससे अच्छे तरीके से इंस्पिरेशन लेके इसके दिए हुए फॉर्मूलास को सुंदर तरीके से अपनी गेम्स में इंप्लीमेंट भी किया, पर कहीं ना कहीं नीदर ऑफ दोस गेम्स वर एबल टू स्क्रैच दैट इच क्रिएटेड बाय दिस गेम। इट्स जस्ट ऐसी कुछ चीजें हैं ना जो ये गेम इतनी खूबसूरती से करती है, इतनी परफेक्टली करती है, that I just cannot get over it, man। And that's basically the reason why nothing really feels the same since Sekiro। यूजुअली सोल्स गेम्स में क्या होता है, एक चप्पल छाप नल्ले कैरेक्टर को एक बेरहम दुनिया में फेंक दिया जाता है, एंड देन यू गो ऑन टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। कुछ तगड़े बॉसेस से लड़ो, सोल्स गेन करो, और उसके बाद अपने कैरेक्टर को अपग्रेड करो। और यही साइकिल को आपको थ्रू आउट द गेम रिपीट करना पड़ता है until you have become the boss। So building your character is like the basic fundamental on which these games operate। और ये काम भी करता है, लोगों को पसंद आता है। मैं खुद इस फॉर्मूला का बहुत बड़ा फैन हूँ, पर यहाँ पे मियाज़ाकी की यार दाद देनी पड़ेगी। एक फुल ऑन सक्सेसफुल फॉर्मूला होने के बावजूद भी उसने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की, एंड अल्टीमेटली सेकिरो में सोल्स गेम्स के डायनामिक्स को बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया है। सी अनलाइक प्रीवियस एंट्रीज, यहाँ पे कोई बिल्ड वैरायटी नहीं है, कोई लेवलिंग सिस्टम नहीं है। फॉर द एंटायर गेम यू आर जस्ट बेसिकली स्टक विद जस्ट वन वेपन। और हैरानी की बात यह है कि एक स्वॉर्ड होने के बाद भी एक बार भी ऐसा मोमेंट पूरी की पूरी गेम में नहीं आया जहां पे मैं कह सकूं कि कॉम्बैट यार रेपिटेटिव फील हो रहा है। मेरे सही मायने में गेम प्ले को फन बनाने के लिए 100 मैकेनिक्स की जरूरत नहीं है। द गेम प्ले लूप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड टू रियली नेल दैट लूप you just need one perfectly cooked mechanic। और सेकिरो के केस में वो मैकेनिक था डिफ्लेक्शन, and the way this single mechanic has been implemented in this game is just insane, man। See, unlike other Souls games, we don't have to deal with just one single health bar here। health bar तो होती है एनिमीज की, पर उसी के साथ साथ हमें एक posture मीटर भी देखने को मिलता है। और जब जब आप डिफ्लेक्शन करते हो, ये posture मीटर बढ़ता रहता है, and once it reaches its limit, आप एनिमी को डेथ ब्लो मार सकते हो, like एक्चुअल वाला डेथ ब्लो, एक्चुअल वाला फिनिशर, जिससे पूरी की पूरी एनिमी की हेल्थ खत्म हो जाती है। इट्स जस्ट इनसेन दैट यू कैन कंप्लीटली इग्नोर द एनिमी हेल्थ बार एंड स्टिल डू द जॉब। एंड द वे दीज फिनिशर्स आर एनिमेटेड मेक्स इट इवन मोर सैटिस्फाइंग टू बी ऑनेस्ट। मुझे पता है बहुत सारे लोग डिफ्लेक्शन को पैरी ही कहते हैं, इवन मैं भी कभी कभी इसको पैरी कह पड़ता हूँ, क्योंकि हाँ विजुअली ये पैरी ही दिखता है, पर अगर ध्यान से सोचने जाओगे ना, टेक्निकली ये पैरी नहीं है। There is a reason why it's called a deflection। ज्यादातर गेम्स में पैरी मैकेनिक एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम आता है। लाइक पुरानी फ्रॉम सॉफ्टवेयर की गेम्स उठा के देख ले, वहां पे पैरी था, बट इन फैक्ट इट वाज लाइक अ स्किल अटैच्ड टू सर्टेन वेपन्स। परफेक्टली टाइम करने के बाद भी हम एनिमीज को सिर्फ एक क्रिटिकल हिट दे सकते थे, जिससे उनकी कुछ हेल्थ बार कम होती थी। पर सेकिरो में इफ यू कैन नेल द टाइमिंग ऑफ योर ब्लॉक्स, बिना कोई अटैक किए बिना भी यू कैन फिनिश द जॉब। और इसी के कारण इसको डिफ्लेक्शन कहा गया है इस गेम में। इट इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ ऑफेंस डिस्गाइज्ड एज अ डिफेंस। आई होप इट मेक्स सेंस। और भाई जो इन्होंने साउंड इफेक्ट यूज किया है जब भी हम ब्लॉक करते हैं, जब भी हम डिफ्लेक्शन करते हैं इस गेम में, इट जस्ट मेक्स इट इवन मोर सेटिस्फाइंग टू पुल ऑफ।
मैं इस साउंड को सारा दिन सुन सकता हूँ, तब भी मैं बोर बिल्कुल नहीं हो सकता। और हाँ, ओकेजनली एनिमीज थ्रस्ट और स्वीप अटैक्स भी करते हैं, जिनको ना ही हम पैरी कर सकते हैं ना ही हम डॉज कर सकते हैं। एंड द गेम डज इट्स पार्ट बाय इंडिकेटिंग अस जब जब वो अटैक्स आने वाले होते हैं, बाय गिविंग अस दिस रेड जापानीज सिग्नल। बट हम जैसे इंडियन निगास को जापानीज तो बिल्कुल समझ नहीं आती, सो वी रियली हैव टू लुक क्लोजली कि एनिमी एक्चुअल में अटैक कर कौन सा रहा है। इफ इट्स अ स्वीप अटैक देन हमें जंप करना पड़ता है, but if it's a thrust attack, there's a skill that you unlock really early on in the game. Meekly counter. And man oh man, pulling this off mid-fight out of nowhere just makes you feel like a total badass. Definitely the greatest counter attack ever made. Of course, normal attacking के अलावा हमें side में prosthetic tools भी देखने को मिलते हैं, which are basically acting as like an extension to the combat. Using the right tool at the right time really does help out. जैसे कि वो chained ogre वाली boss fight थी, वहाँ पे अगर आप आग यूज करो तो वो बहुत काम आती है। मेरा पर्सनल फेवरेट शूरिकन और स्पीयर थे, काफी डायनामिक है, किसी भी सिचुएशन में काम आ जाते हैं। बट ऑनेस्टली फॉर द मोस्ट पार्ट मैंने इनको कुछ ज्यादा यूज नहीं किया, क्योंकि इनको यूज करने के लिए ना स्पिरिट एम्बलम्स लगते हैं, एंड मैं पर्सनली इनको सेव करने में कुछ खास माहिर नहीं था। और सही में कहूँ तो सेकिरो को बीट करने के लिए आपको प्रोस्थेटिक टूल्स यूज करना सीखना जरूरी तो बिल्कुल नहीं है। द मेन थिंग दैट यू हैव टू लर्न अगेन, इट्स डिफ्लेक्शन। और यहाँ पे मैं गेम के प्रोग्रेशन सिस्टम को भी स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा। इट्स जस्ट सो सिंपल येट सो इनक्रेडिबल एंड रिवॉर्डिंग। याद है एल्डन रिंग में या फिर बाकी सोल्स गेम में कुछ टाइम के बाद हम जो छोटे मोटे एनिमीज होते थे, जो ट्रैश मॉब्स होते थे, उनको मारना बंद कर देते थे। वी जस्ट केप्ट ऑन लुकिंग फॉर दैट नेक्स्ट बिग बॉस फाइट, क्योंकि उसी से हमें ज्यादा रून्स मिलती थी, ज्यादा सोल्स मिलती थी, जिसके बेसिस पे हम कैरेक्टर को अपग्रेड करते थे। पर क्योंकि सेकिरो में कोई लेवलिंग सिस्टम नहीं है, द होल प्रोग्रेशन इज बेसिकली स्किल बेस्ड। हर एनिमी को मार के इस गेम में हमें स्किल पॉइंट्स मिलते हैं, और उन स्किल पॉइंट्स के बेसिस पे हम स्किल्स एक्वायर करते हैं, एंड वाइस वर्सा। अगर आप बार बार मरते रहते हो तो आपके स्किल पॉइंट्स कम होते रहते हैं। सो दिस गेम इवन पनिशेस यू फॉर डाइंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। एंड द वे मियाजाकी हैज क्रिएटेड बेसिकली एवरी एनिमी डिजाइन इन दिस गेम इज फकिंग इनसेन मैन। अगर आपके सामने कोई छोटा सा एनिमी भी है ना, आप उसको अंडर एस्टिमेट तो बिल्कुल नहीं कर सकते। इफ यू आर नॉट केयरफुल, वो आपको 2-3 हिट्स में मार देगा लिटरली। आप चाहो तो छुप छुपा के एनिमीज को बैक स्टैब कर सकते हो, जो कि हाँ, कुछ केसेस में टैक्टिकल अप्रोच रखना, प्रॉपर स्टेल्थ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली व्हेन यू आर डीलिंग विद मल्टीपल अमाउंट ऑफ एनिमीज इन वन लेवल। बट इफ यू जस्ट सोली रिलाई ऑन डूइंग स्टेल्थ, एंड इवन अगर आप मुसीबतों से सिर्फ भाग ही रहे हो, यू आर गोना गेट योर एस किक्ड। The whole game design is made in such a way, if you cheese your way through, if you skip those enemies, तो आगे एक और बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मे बी आगे जाके गेम आपको किसी मिनी बॉस फाइट में लॉक कर देगी, और क्योंकि अभी तक आपने छोटे मोटे एनिमीज को मारने की ज्यादा ट्राई नहीं की, वो मिनी बॉस आपके लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। It's not just about acquiring skills inside the game, it's actually about learning the necessary, the appropriate skills to take on the next big challenge. And talking about mini bosses, ये बंदे भाई बहुत जबरदस्त हैं। In terms of damage, कभी कभी ये मेन बॉस को भी पीछे छोड़ देते हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ओगरे बहुत तंग करता है, बट मेरे लिए वो केस नहीं था। ये बेवड़ा जूजू, इसने मुझे मेरे पहले प्ले थ्रू में बहुत तंग किया है यार। इससे मैं लगभग 1 घंटा जूझता रहा। अगेन ही इज जस्ट अ मिनी बॉस। पर हाँ, ये मिनी बॉसेस चाहे जितने भी अनोइंग क्यों ना हो, अंत में इनको मार के सेटिस्फेक्शन के साथ साथ ना रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा मिलता है प्रेयर बीड के रूप में, जिसके साथ हम अपनी हेल्थ इंक्रीज कर सकते हैं परमानेंटली। और इन्हीं चीजों के कारण ना मुझे इस गेम का प्रोग्रेशन बहुत ऑर्गेनिक और बिलीवेबल फील हुआ। एंड टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट हियर, आई लव दिस सिस्टम, आई लव दिस प्रोग्रेशन वे मोर देन अदर सोल्स गेम्स। और यहाँ पे मैं एक छोटी सी आयरॉनिकल सी बात कहने वाला हूँ, और मुझे पता है बहुत सारे लोग इससे रिलेट करने वाले हैं। मैंने कहा तो था कि भी हाँ, आप हर एक एनिमी को मारना सीखो इस गेम में, बट देयर इज वन गाय जिसको मैं अपनी जिंदगी में कभी भी हाथ तक नहीं लगाऊंगा, एंड दैट्स नन अदर देन दिस रोनिन। ऐसा नहीं है मैं इसको मार नहीं सकता, बट इट्स जस्ट द टाइम एंड पेशेंस इट टेक्स टू बीट हिम। 1 से 1.5 मिनट खा जाता है ये सिर्फ नॉर्मल एनिमी, जिससे हमें कुछ खास स्किल पॉइंट्स भी नहीं मिलते। द पेन इज रियली नॉट वर्थ इट। मुझे पता है ये बात सुन के बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स में स्किल इशू लिखेंगे। आई मीन गो अहेड मैन, आई रियली डोंट केयर। साथ ही साथ इस गेम के जो भाई मूवमेंट है, ट्रेवर्सल्स हैं, कैसे सेकिरो भागता है, कैसे ग्रैपलिंग हुक का यूज हुआ है। शुरुआत में तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं ग्रैपलिंग हुक को इस गेम में इतना ज्यादा यूज करूंगा नहीं, पर 1-2 घंटे खेलने के बाद ही मैं पूरा इस सिस्टम से ना
एडिक्ट हो चुका था। ट्रेवर्सिंग थ्रू द होल रीजन्स इन सेकंड्स फेल्ट सो नेचुरल, क्योंकि पूरा का पूरा लेवल डिजाइन है ना जो इस गेम का, उसको ग्रैपलिंग हुक को ध्यान में रख के ही बनाया गया है। ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ, आप सच में एक शिनोबी को ही कंट्रोल कर रहे हो। डेफिनेटली सेकिरो डज नॉट हैव द डीपेस्ट कॉम्बैट एवर मेड और समथिंग। इन फैक्ट इट्स अ टाइट एंड परफेक्ट ब्लेंड ऑफ वेल कुक्ड मैकेनिक्स। हर चीज का इतने सुंदर तरीके से इन्होंने मिश्रण किया है ना, दैट फॉर मी पर्सनली इट्स बाय फार द ग्रेटेस्ट गेम प्ले एवर मेड। बाकी सोल्स गेम्स में बॉसेस की हेल्थ बार्स बहुत बड़ी होती हैं। Like you have to be really consistent with dodging and attacking for like straight 2 to 3 minutes and sometimes even more than that. हाँ, थोड़ी बहुत बीच में imperfections जरूर चल जाएंगी, 3-4 हिट्स लग भी जाए तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती, but for the most part you have to be good. तो कहीं ना कहीं ये गेम्स कंसिस्टेंसी को ज्यादा रिवॉर्ड करती हैं, पर सेकिरो इट रिवॉर्ड्स परफेक्शन भी 2-3 मिनट की नहीं, सिर्फ 15 से 20 सेकंड की। अगर आखिरी एचपी भी बची है ना, अगर आखिरी फ्लास्क भी बचा है, तब भी अगर आपको वो तगड़े परफेक्ट 15 सेकंड भी मिल जाएं, बॉस के अटैक्स को परफेक्ट तरीके से डिफ्लेक्ट कर दो, अगर 2-3 फेजेस भी मिला दो, तो भी आप एक बॉस को 1 मिनट के अंदर अंदर डिफीट कर सकते हो। एंड लिटरली मैन, दिस शिट जस्ट चेंजेस द फील ऑफ फाइटिंग अ बॉस। ऑफ कोर्स उस परफेक्शन को अचीव करने के लिए आपको बहुत हार्डशिप से गुजरना पड़ेगा, बिकॉज जस्ट लाइक एवरी अदर सोल्स गेम The bosses are definitely not fucking around here. Basically हर बॉस आपने जो जो स्किल्स सीखी है ना उस समय तक, उन सभी का टेस्ट लेगा, except the first one, Gyobu Oniwa. My name is Gyobu Masataka Oniwa! I really feel like इसको मारने के लिए आपको गेम को बहुत अच्छे तरीके से ग्रैस्प करने की जरूरत है भी नहीं। डिफ्लेक्शन अगर आपको आती है तो इस फाइट में जरूर काम आएगी, पर अगर नहीं भी आती तो डॉज वगैरह करके सिर्फ अटैकिंग के दम पे काम चल जाता है यहाँ पे। बट द रियल टेस्ट, असली मजा तभी आता है जब आप गेनिचिरो के पास पहुंचते हो। वो पहला स्किल चेक बॉस है, गेम का सेकंड मेन बॉस होने के बावजूद भी भाई ये 7-7 8-8 हिट कॉम्बोज मार रहा है। और उसके ऊपर तीसरा फेज भी है जिसमें ये कोई विचित्र लाइटनिंग अटैक करता है, और उस अटैक से कैसे बचना है, कैसे उस लाइटनिंग को रिवर्स करना है, उसका भी कुछ खास ट्यूटोरियल मिलता नहीं है गेम में। वो बस एक चूतिया सा स्क्रॉल आपको पढ़ना पड़ता है, एंड आफ्टर दैट इट्स जस्ट लाइक ऑन यू टू फिगर आउट दैट स्टफ। मोर ओवर ये अपना पोस्चर बार भी बहुत जल्दी रिकवर कर लेता है, सो यू ऑलवेज हैव टू बी एग्रेसिव एज वेल एज परफेक्ट। बट यू नो दैट बीइंग सेड, आई वाज लकी इनफ कि मैंने हाँ गेनिचिरो को 5वें ट्राई में मार दिया। उसकी लाइटनिंग अटैक को मैंने जैसे तैसे तुक्के से डॉज कर दिया था। बट दैट बीइंग सेड, इतना जल्दी मारने के बाद भी मैं पूरा का पूरा एड्रेनलिन से भरा हुआ था। आई वाज फीलिंग लाइक आई हैव विटनेस्ड द मोस्ट एपिक शिट एवर मैन। और यहाँ पे गेम रुकती नहीं है, they just keep on outdoing themselves again and again and again with the sheer quality of bosses like Lady Butterfly, Owl, करप्टेड मॉन्क, गार्डियन एप। कौन सा बॉस ऐसा है जो आपके ऊपर टट्टी फेंक के मारता है और पाद छोड़ता है? डेफिनेटली द मोस्ट वियर्डेस्ट बॉस आई हैव एवर सीन। एंड ऑफ कोर्स द फाइनल बॉस, ईशिन आशिना। गेम के सारे मेजर मैकेनिक्स को इन्होंने एक बॉस फाइट में भर दिया, और तब ईशिन निकल के आया। और भाई जो एरिना यूज हुई है ना इस बॉस फाइट के लिए, सिल्वर ग्रास फील्ड, इट्स ब्यूटीफुल। एक खुला मैदान, साथ में बिजली कड़क रही है, दूर दूर तक कोई नहीं है, और दुनिया के सबसे 2 शक्तिशाली आदमी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और साथ ही साथ ईशिन के अगर आप ऑरा को कंबाइन कर दो ना, इट मेक्स इट फुल ब्लोन एनिमे लाइक शिट। आई रियली डोंट केयर व्हाट एनीवन एल्स सेज, दिस इज द परफेक्ट बॉस एवर इन वीडियो गेमिंग हिस्ट्री मैन। एंड टू बी वेरी फ्रैंक विद यू गाइस, मुझे सेकिरो में किसी भी बॉस पे कुछ खास टाइम नहीं लगा मारने को, because I was really good at deflecting, I was good at parrying। उसका भी एक रीजन है जो आपको आगे समझ में आएगा। बट there was one guy जिसने मेरी भूतनी बुला दी थी। अगर आपने ये गेम खेली आप समझ गए होगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। That's none other than Demon of Hatred. If Ishin is the test of everything you have learned in the game, then Demon of Hatred is the test of nothing you have learned in the game. It's the only boss fight in the game जहाँ पे पैरी मैकेनिक को भी यूज करना काफी यूजलेस है। इट्स मोर अबाउट डॉजिंग। और क्योंकि 99% गेम में आप सिर्फ पैरी करते आ रहे हो, एकदम से किसी बॉस को डॉज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कितनी बार ऐसी फीलिंग आई कि भाई ये बंदा ना एल्डन रिंग का बॉस था, और फाइनल मोमेंट में
मियाजाकी ने सोचा क्यों ना सेकिरो में थोड़ा सा चेंज ऑफ पेस करें और इस बॉस को डाल दिया जाए। एंड ही इज नॉट इवन द मेन बॉस, ये एक साइड बॉस है। एंड एज यू नो फ्रॉमसॉफ्ट का स्टेपल रहा है, द साइड कंटेंट इज समटाइम्स द हार्डेस्ट कंटेंट। ईशिन को भी भाई मैंने 30 मिनट में हरा दिया था, पर ये बंदा लिटरली मेरे 4 घंटे ले गया। जस्ट सेइंग, मुझे पता है ये चीज काफी लोग सोचते नहीं होंगे, बट सेकिरो की बॉस फाइट्स को और ज्यादा तगड़ा बनाने में एआई का बहुत बड़ा हाथ है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एआई दैट वी यूज टुडे, आई एम टॉकिंग अबाउट द एनिमी एआई, द वे दे मूव, द वे दे रिएक्ट टू योर एक्शंस। इसके एनिमीज, इसके बॉसेस माइंडलेसली अटैक बिल्कुल नहीं करते, दे आर एक्चुअली ऑब्जर्विंग यू what you are doing। इनपुट रेटिंग पुरानी गेम्स में डेफिनेटली होती थी, जैसे जब हम हील करने जाते थे तभी बॉस अटैक करता था, बट सेकिरो टेक्स दिस स्टेप अ लिटिल बिट फर्दर इन माय ओपिनियन। कितनी बार ऐसा हुआ है कि मेरे अटैक करते वक्त बॉस ने बिल्कुल फाइनल मोमेंट पे अपना मूव चेंज कर दिया। लाइक दिस एग्जांपल जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आउल ये अपनी इचिमोजी यूज करने वाला है एंड मैं लास्ट मोमेंट पे डॉज कर रहा हूँ एंड एट द वेरी लास्ट मोमेंट उसने अपना अटैक चेंज कर दिया स्वीप अटैक पे। और ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स ना इन बॉस फाइट्स को और ज्यादा रियलिस्टिक और ज्यादा बिलीवेबल बनाती है। मैं कहना चाहूंगा मेरा मन तो बहुत है कि मैं हर एक बॉस को यहाँ पे ना लेके बैठ जाऊं और उसको प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन करूं, बट उससे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा एंड लेट्स बी रियल, इतना लंबा वीडियो ज्यादा लोग देखेंगे भी नहीं। सो वी गोना जंप ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन फॉर नाउ, बट बिफोर दैट आई वुड लव टू मेंशन समथिंग। इफ यू आर अ न्यू कमर टू सेकिरो, अगर आप इस गेम को खेलने की सोच रहे हो, जस्ट नो वन थिंग, दैट हेजिटेशन इज डिफीट। Still to this day, a lot of people think that Sekiro is the hardest Souls game ever made. और वहीं पे कुछ चुनिंदा लोग ऐसे भी हैं जिनको ये लगता है कि Sekiro सबसे easiest Soul game है। और यहाँ पे मैं फ्लेक्स नहीं करूंगा, मैं भी उन्हीं कुछ चुनिंदा लोगों में से आता हूँ। But I do understand जो लोग इस गेम को hardest Souls game कहते हैं वो क्यों कहते हैं। So let's just make things clear here. Apparently जब ये गेम रिलीज हुई थी ना 2019 में, तब Elden Ring नहीं आई थी, तब लाइज ऑफ पी नहीं आई थी, तब 9 Souls जैसी गेम्स नहीं आई थी। Souls कम्युनिटी थी पर इतनी बड़ी नहीं थी जितनी एल्डन रिंग के बाद बढ़ी। सो जितनी भी Souls गेम्स तब तक आई थी ना, उन सभी में एक कोर मैकेनिक को फॉलो किया जाता था, डॉज रोलिंग। सो अ लॉट ऑफ पीपल डिडंट इवन न्यू व्हाट परफेक्ट ब्लॉकिंग मींस, बट parrying means. And to my knowledge, Sekiro was the first game to introduce deflection. And as I said, from the very get-go, Sekiro का combat इतना ज़्यादा flashy है कि newcomers भी, जिनको Souls games का S भी नहीं पता था, वो भी इसकी और attract हो गए। And simply speaking, नई चीज के साथ यूज टू होने में टाइम तो लगता है बॉस, और वही हुआ। अगर आप आज भी गेम प्ले जाके देखोगे ना, ज्यादातर लोग डॉज पे फोकस कर रहे हैं रादर देन एक्चुअली पैरिंग द अटैक्स, डिफ्लेक्टिंग द अटैक्स। साथ ही साथ इस गेम में क्योंकि कोई बिल्ड वैरायटी नहीं है, यू गोना बी ऑपरेटिंग द सेम कैरेक्टर थ्रू आउट द गेम, तो ऐसी कोई आप एक्स्ट्रा एबिलिटीज या फिर बिल्ड नहीं बना सकते जिससे आप बॉस को चीज कर सको। एंड हेंस नए गेमर्स, स्पेशली यूबीसॉफ्ट गेमर्स की तो फटेगी ही फटेगी इस गेम में। बट जो वेटरन प्लेयर्स भी थे ना सोल्स गेम कम्युनिटी के, even they got humbled, they got caught off guard by this new gameplay system, and lot of new gamers they didn't even try to learn it. हाँ, गेम को खत्म करने के बाद उन्होंने सीखा जरूर, but they learned it the hard way, and that's the reason why this is considered to be the hardest game ever made. And if I talk about myself personally, मैंने Sekiro को last year ही पहली बार खत्म किया था और recently इसको मैंने दोबारा रिविजिट किया। तो पहली बार खेलने से पहले भी मैंने Elden Ring और मोस्ट इंपॉर्टेंटली लाइज ऑफ पी खेल रखी थी, और लाइज ऑफ पी का भी बहुत कोर मैकेनिक है पैरिंग। अगर आप सोचते हो कि भाई सेकिरो में डिफ्लेक्शन करना, परफेक्ट ब्लॉक करना बहुत मुश्किल है, देन जस्ट लेट मी टेल यू, लाइज ऑफ पी इज ट्वाइस एज हार्ड। पैरी की विंडो इस गेम में बहुत ज्यादा टाइट है, इट डिमांड्स टू मच एक्यूरेसी। मोर ओवर सेकिरो में आप लिटरली ना स्पैम कर सकते हो पैरी का बटन, और उसके बाद भी आप ज्यादातर अटैक्स को परफेक्टली डिफ्लेक्ट कर दोगे। बट लाइज ऑफ पी में स्पैमिंग इज नॉट एन ऑप्शन। इस गेम में हमें प्रॉपर एक्शन क्यूज देखने को मिलती हैं। एवरी टाइम यू प्रेस द पैरी बटन देयर इज अ सटल कूल डाउन इफेक्ट, उसी के बाद आप दोबारा उस बटन को यूज कर सकते हो। एवरी एक्शन दैट यू डू हैज टू बी इंटेंशनल, और साथ ही साथ अगर इम्परफेक्ट ब्लॉक भी होता है ना आपके साथ लाइज ऑफ पी में, आपको चिप डैमेज लगता है, पर सेकिरो में इम्परफेक्ट ब्लॉक्स पे भी आपकी हेल्थ बार बिल्कुल डिक्रीज नहीं होती। सो ओवरऑल लाइज ऑफ पी इज वे मोर पर्निशिंग गेम
और क्योंकि मैंने इसको पहले ही मास्टर कर लिया था, सेकिरो की कॉम्बैट के साथ यूज टू होने में मुझे खास टाइम नहीं लगा, बिकॉज हाँ फंडामेंटली इसके गेम प्ले सिस्टम्स काफी इजी हैं। हाँ मैं यहाँ पे स्पेशल मेंशन नाइन्थ सोल्स को भी देना चाहूंगा। आई थिंक दैट्स बेसिकली द ओनली गेम विच कम्स रियली क्लोज टू सेकिरो इन टर्म्स ऑफ कॉम्बैट। ऑफ कोर्स मैं सही में चाहता हूँ यार ज्यादा से ज्यादा लोग नाइन्थ सोल्स को एक्सपीरियंस करें, बिकॉज it is really an underrated gem. But still, as an overall experience, Sekiro, in my opinion, is still far beyond. It's still a way ahead of its time game, man. It's insane कि आज तक इसका कोई DLC announce नहीं हुआ. The whole Souls community is begging for something, for some announcement regarding Sekiro 2. पर अगर मैं खुद की बात करूं, I really wish कि मेरी याददाश्त चली जाए and I can experience this masterpiece all over again. So yeah, man. That's it for today's episode. I hope आपको मज़ा आया होगा। मुझे पता है बहुत डिले हो गया है एपिसोड। इट्स जस्ट मैं थोड़ा सा यार जॉब में फंस चुका हूँ। फंस नहीं मतलब कर रहा हूँ साइड बाय साइड, तो वीडियो बनाने का समय कम लग रहा है। पहले तो मेरा एम ये था कि मैं हर हफ्ते में एक वीडियो डाला करूँगा, पर अब वो शायद मुश्किल हो सकता है। देयर इज़ अ चांस के 10 या फिर 14 दिन लग जाएंगे। सो या मैन, अगर सही में आपको मज़ा आया इस वीडियो में तो लाइक करना, कमेंट करना एंड हाइप भी ज़रूर कर देना, क्योंकि उसी से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच पाएंगे। और ऐसी गेमिंग के बारे में रिव्यूज़ देखने के लिए, रिएक्शंस देखने के लिए, चर्चा सुनने के लिए, ओवरऑल गेमिंग के बारे में पर्सपेक्टिव्स को जानने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और मैं मिलता हूँ आपको अगले तगड़े न्यू एपिसोड में। एंड दिस तुषार साइनिंग ऑफ। गुड बाय।